तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में, जिसमें करंट न्यूज़ के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर किया जा रहा है। दोस्तों इस करंट अफेयर्स में आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज मिलेगा और इसी के साथ हर डे के इतिहास को भी कवर किया जा रहा है। और हर डे हम एक ऐसे पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे जिनका योगदान अतुलनीय रहा है हमारे लिए। और लास्ट में हम ऐसे 5 मैजिकल वर्ड भी लेके चलेंगे जिससे ताकि हमारे वोकैबुलरी पावर भी स्ट्रांग हो सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट न्यूज़। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपके मोबाइल में शो करे और सबसे पहले हम जो भी अपडेट करें तो आपको पता चले। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की करंट न्यूज़ के साथ। दोस्तों चलिए जानते हैं आज की करंट न्यूज़ के बारे में। तो हमारी जो आज की पहली खबर है उसमें पहले नज़र डाल लेते हैं। गुरुवार को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना के खिलाफ अपनी सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का साझा किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी जी के लिए कहा है कि मैं उनकी कई बातों और कार्यों से असहमत हूं, लेकिन ये समय तू तू मैं का तो नहीं है। कोरोना के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर ही उस जंग को जीत सकते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, भारत में भले ही लोग क्यों न एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हों, लेकिन जब जब बाहरी लोगों या महामारी ने भारत को घेरा है, हम सब ने मिलकर सपोर्ट किया है, साथ दिया और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही एक दूसरे के लिए हम खड़े रहेंगे। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज करने का निर्णय लिया है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी से ये पहला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है दोस्तों, और ये दिल्ली के ILBS मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस नामक हॉस्पिटल में किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर ध्यान देते हैं। यूपी से सांसद वरुण गांधी जी ने पीएम मोदी जी की प्रेरणा से यह ट्वीट करके कहा है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा ले रहा हूं, जिन्होंने कहा है कि कोई भी भारतीय को भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमने अब तक पीलीभीत में 3 लाख खाने के पैकेट बांटे हैं। ये संख्या 3 मई तक 5 लाख से अधिक पहुंच जाएगी। 5,000 से अधिक वॉलेंटियर्स ने इस काम में पूरा समय दिया है। भगवान उनका भला करे। वैसे दोस्तों ऐसे कई लोग लगे हैं, बस मैं उन सब से यही कहूँगी कि खाने के पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों तक पहले पहुँचाया जाए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि मैंने सुना है दोस्तों, वैसे लोगों के घरों में राशन होने के बाद भी वह बाहर फ्री में बंट रहे खाने के पैकेट ले रहे हैं, जिससे गरीबों तक वो पैकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से यह कहूँगी कि कृपया ऐसा कार्य ना करें कि देश अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाए। इसी के साथ दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बुधवार को पीएम मोदी जी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना से जंग पर पूरी जानकारी दी। बताया कि भारत अन्य देशों की तुलना में कैसे बेहतर स्थिति में है। उन्होंने भारत के आंकड़ों की तुलना बाकी देशों से की और यह भी बताया है कि भारत के लगभग 1489 मरीजों ने दी कोरोना को मात। ये अच्छी बात है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर नज़र डालते हैं। दोस्तों अगर आपने जूम ऐप डाउनलोड किया है तो प्लीज़ अभी हटा दीजिए, क्योंकि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि जूम ऐप का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों जूम ऐप एक वीडियो कॉलिंग ऐप है, जिसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि यह ऐप सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जूम ऐप से निजता की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं। टिकटॉक और जूम ऐप के ज़्यादातर सर्वर चीन में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते इस ऐप से आपकी जानकारी लीक हो सकती है। तो दोस्तों ज़रा संभल कर रहिएगा। दोस्तों एक सराहनीय खबर IMF की तरफ से आई है। WHO के बाद अब IMF ने भी भारत के लॉकडाउन की काफ़ी प्रशंसा की और समय रहते लॉकडाउन के निर्णय को सही ठहराया है। दोस्तों बाकी सारी संजय से भुलाकर अन्य देश भी इस कोरोना के संकट में एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे आए हैं। ऐसी ही एक खबर है चीन की, जहां चीन ने भारत की मदद के लिए 6,50,000 मेडिकल किट्स भिजवाए हैं। इसी के साथ दोस्तों अब देखते हैं MP में भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि कोरोना की क्या हालत है।
एमपी में कोरोना की हालात में अब तक कोविड-19 से संक्रमणों के 181 नए मामले सामने आ चुके हैं और 938 कुछ मरीजों की संख्या हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने लगभग 52 जिलों में से 26 जिलों में दस्तक दी है। दोस्तों, इसी के साथ हम भारत में भी देख लेते हैं कोरोना के अब तक 24 घंटों में क्या हालात हैं। भारत के लिए भी कोरोना स्लो पॉइजन बनता जा रहा है। भले ही बाकी देशों की तुलना में भारत बेहतर है, लेकिन बढ़ते कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने तक ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 414 लोगों की जानें जा चुकी हैं दोस्तों, और संक्रमितों मरीजों की संख्या 12,000 के पार हो चुकी है। दोस्तों, करंट न्यूज़ के बाद अब हम जानते हैं हमारे आज का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जो हमारा आज का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिव हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखना ना भूलें। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। देश भर में नाबार्ड के 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसकी मदद से ये अपना काम करता है। इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक हर्ष कुमार भनवाला हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्य भी जानते हैं। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। ये ग्रामीण लोगों, किसानों को आवश्यक कार्य और उनके जीवन को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। कृषि, लघु और कुटीर उद्योग, ग्रामीण सिल्क उद्योग, हस्तशिल्प जैसे छोटे उद्योगों के लिए भी ये ऋण देता है। 2005 से 2006 में नाबार्ड का स्वीकृत ऋण प्रभाव क्रेडिट फ्लो 15,74,800 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। इस बैंक की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे ब्याज पर ऋण देने वाले साहूकारों की संख्या बहुत तेजी से कम हो चुकी है। ये साहूकार किसानों को बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। नाबार्ड की स्थापना के बाद गरीब किसानों को बहुत राहत मिली है इस चीज़ से। अब उनका शोषण बंद हो गया है। 2010 में नाबार्ड की प्रदत्त राशि 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वर्तमान में कृषि ऋण वितरण 2015 से 16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट नीडा की स्थापना की है। इसमें वर्ष 2012 से 2013 के दौरान 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और 8,59,170 करोड़ रुपए का वितरण विकास कार्यों के लिए किया गया था। नाबार्ड देश के सभी जिलों के लिए सालाना ऋण योजनाएं बनाने का काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग में नए अनुसंधान का कार्य करता है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान में भी मदद करता है। बैंक कर्मियों की नियुक्तियों के लिए देश भर में आयोजित होने वाली IBPS परीक्षा में नाबार्ड बैंक प्रतिभा प्रबंधन का कार्य भी करता है। सही और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक कर्मी के रूप में करने में मदद करता है। नाबार्ड ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए क्षतिपूर्ति सुरक्षा कार्यक्रम UPNRM के तहत एक नया प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू कर दिया है। किसानों के कल्याण के लिए समय समय पर सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण और निगरानी भी करता है। नाबार्ड बैंक प्रमुख भारतीय फसलों की जल उत्पादकता की मैपिंग को प्रकाशित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण, जल की परियोजना जैसे कामों के लिए नाबार्ड बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। इन कामों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होंगे, आजीविका कमाने के लिए अन्य विकल्प भी खुलेंगे। इस सुविधा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के तहत ब्याज की उचित दर पर ऋण के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा सकता है। स्वीकृति परियोजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में आदिवासियों द्वारा शहद संग्रह, कर्नाटक में पर्यावरण पर्यटन जैसी योजनाएं आदि शामिल हैं। दोस्तों, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम जान लेते हैं आज के इतिहास के बारे में। हमारे आज के इतिहास में क्या घटित हुआ है।
तो 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट जो है 1946 में सीरिया ने फ्रांस से आज़ादी मिलने की घोषणा की थी आज ही के दिन। नेक्स्ट 1986 में नीदरलैंड और सिसिली देशों के बीच युद्ध की स्थिति को ख़त्म करने की घोषणा करते हुए शांति बहाल की। नेक्स्ट 1971 में मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया था। नेक्स्ट 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण का निधन आज ही के दिन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कनाडा ने संविधान अपनाया था 1982 में, मीन्स आज ही के दिन। और 1993 में अंतरिक्ष यान STS-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा। तो इतिहास के बाद अब हम जानते हैं आज एक ऐसे चेहरे के बारे में जिनका योगदान महिलाओं के लिए एक प्रेरणा रूप बन गया है। तो चलिए जानते हैं आज सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजिनी जी एक पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजिनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। यही वजह है कि उन्हें भारत की बुलबुल कहा जाता था। सरोजिनी नायडू जी के पूरा नाम जानते हैं। सरोजिनी नायडू जी का पूरा नाम चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनका जन्म स्थान हैदराबाद में था। उनके माता पिता वारद सुंदरी देवी डॉक्टर अघोना चट्टोपाध्याय था। उनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 लखनऊ में हो गई थी। सरोजिनी नायडू जी के आरंभिक जीवन और उपलब्धियों के बारे में भी जानते हैं। सरोजिनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजिनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। वह इनके एक और भाई हरिद्रनाथ कवि व एक्टर थे। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रहीं। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में ही सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गईं। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिरतो कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजिनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई। कॉलेज की ख़त्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजिनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए जिसमें उनकी बेटी पद्माजा सरोजिनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजिनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत ही सुंदर कविता लिखा करती थीं। एक दिन सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गाँवों के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1960 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दिया था। 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई
और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजनी जी यूएसए से आई और गांधी जी की अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजनी जी ने गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी डाला गया। इसी के साथ सरोजनी जी की मृत्यु के बारे में भी जानते हैं। 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरोजनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वे पहली महिला गवर्नर थी और 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। सरोजनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक है। वे एक सशक्त महिला थी जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी सरोजनी नायडू जी की कहानी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड। तो हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड है। फर्स्ट, यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना। सेकेंड, स्कार्स मीन्स दुर्लभ या मुश्किल से। थर्ड, रीजनल मीन्स तर्कसंगत। फोर्थ, मैरिली मीन्स केवल या सादे तौर पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायनामिक मीन्स सक्रिय गतिशील। उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आपकी वोकैबुलरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की होगी दोस्तों। इसी के साथ जाने से पहले हम एक विचार भी जान लेते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो ना दोस्तों, तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नई खबरों के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।